हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 144 टू सेक्शन 150 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 143 तक कवर कर लिया था सेक्शन 135 से, जिसके अंदर हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में देख रहे थे। जिसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन होता है, किस तरीके से लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से मिसलीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, किस वक्त लीडिंग क्वेश्चन पूछने चाहिए और किस वक्त नहीं पूछने चाहिए, या क्या ऑर्डर्स होता है विटनेस को बुलाने का। तो वो सारी चीजें हमने उस वीडियो के अंदर समझ ली थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 144 को। आप अपने बेयर्ड को खोल लीजिए, क्योंकि हम उसमें जब रीड करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। सेक्शन 144 हमें जो सेक्शन 91 और 92 हमने पढ़ा है, जहाँ पे हमें एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन एविडेंस के बारे में बताया गया है। तो उसी के बारे में बताता है कि अगर किसी चीज के रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो जो उसके ओरल एविडेंस होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ये सेक्शन 91 और 92 के एनफोर्समेंट के बारे में ही बता रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इस सेक्शन को रीड करें तो सेक्शन के अंदर क्या लिखता है कि सेक्शन 144 एनेबल्स द पार्टी। की सेक्शन 144 क्या कर रहा है कि पार्टी को एनेबल कर रहा है किस चीज के लिए, कि जो सेक्शन 91 और सेक्शन 92 के प्रोविजंस है उनको फोर्स पे लाने के लिए। जैसे हम सीआरपीसी पढ़ते हैं या सीपीसी पढ़ते हैं, उससे हमें प्रोसीजर पता चलता है किस चीज का। तो उसी तरीके से एक तरीके से जो सेक्शन 144 है, ये किसी प्रोविजन को इफेक्ट के अंदर लेके आ रहा है। जैसे वो पूरा का पूरा एक्ट ही इस चीज के लिए बना है, वो जो कोड बना है सीपीसी या फिर सीआरपीसी, उसी तरीके से अपने आप में एक अगला सेक्शन है जो क्या कर रहा है, किसी सेक्शन को एनफोर्समेंट के अंदर लेके आ रहा है। एनी विटनेस में भी आज, तो अब जब किस तरीके से होगा कि कोई विटनेस आएगी तो उससे पूछा जा सकता है, कि उससे पूछा जाएगा कि क्या जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ग्रांट या कोई भी डिस्पोजिशन, कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो मना करता है तो अलग बात है, अगर वो हाँ बोलता है तो फिर जो एडवर्स पार्टी होगी वो कहेगी कि इसके एविडेंसेस ना लिए जाएं जब तक कि उसका जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो ना लेके आ जाए, रिटर्न एविडेंस जो है वो ना लेके आ जाए, या फिर अगर रिटर्न वो ओरिजिनल नहीं लेके आ सकता तो सेकेंडरी ले आए। तो लिखता है कि एनी विटनेस में भी आस्क वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज टू विच ही इज गिविंग एविडेंस, कि जिसके रिगार्डिंग, इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो एविडेंस दे रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई डिस्पोजिशन है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी ग्रांट है, was not in writing, and if he says it was, और अगर वो कह देता है कि हाँ उसके रिगार्डिंग कोई चीज राइटिंग के अंदर थी, the adverse party may object such evidence, तो एडवर्स पार्टी जो है वो उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन लगा देगी। बीइंग गिवन until the document is produced or fact proof for the admission of secondary evidence। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया गया इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। ये बोलता है कि कोई विटनेस जो है वो ऑरल एविडेंस दे सकती है किसी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर दी गई है, अगर वो किसी और पर्सन से उसको सुनता है और वो स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट होती है। क्या लिखते हैं कि विटनेस में गिव ऑरल एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय अदर पर्सन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, की भाई इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज लिखी गई, किसी व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को ये कहते हुए सुना कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज लिखी गई है, और वो जो बात है वो रेलिवेंट है, तो फिर उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, जिसके जो कंटेंट है, जिसके बारे में बात की जा रही थी, उस डॉक्यूमेंट को लाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत कॉमन एग्जांपल एविडेंस एक्ट के अंदर दिया जाता है कि जैसे ए के ऊपर ये असॉल्ट, ये एक्यूजिशन लगा, ये आरोप लगा कि उसने बी का असॉल्ट किया है। अब सी को एज अ विटनेस बुलाया जाता है। सी कहता है कि मैंने ए को डी से ये कहते हुए सुना, एक तीसरे आदमी से कहते हुए सुना कि बी ने ए को एक लेटर लिखा था जिसके अंदर उसने उसके ऊपर आरोप लगाया था कि उसने चोरी की है। तो यहाँ पे जो सी ने ये जो उस लेटर के अंदर जो बात लिखी थी वो सिर्फ उसने सुनी थी ए को डी से कहते हुए, तो यहाँ पे वो लेटर को बुलाने की जरूरत नहीं है। जो उसने सी ने बात बोली अपने आप में रेलिवेंट बात थी, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को लाने की जरूरत नहीं है। The statement is relevant as showing is motive for the assault, और यहाँ पे वो उसका मोटिव शो कर रहा है, जो हम सेक्शन 8 के अंदर भी पढ़ते हैं, तो ये अपने आप में स्टेटमेंट रेलिवेंट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो सेक्शन 144 के अंदर हमें सिर्फ इतना ही बता रखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया हुआ। फिर आते हैं हम सेक्शन 145 के ऊपर, जिसके अंदर हमें ये बताता है कि हम किस तरीके से एक विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, किस चीज के रिगार्डिंग, जो उसने एक प्रीवियस स्टेटमेंट दी थी राइटिंग के अंदर। राइटिंग के अंदर अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी थी तो उसके लिए हम उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। उससे हम पूछ सकते हैं कि तूने ये बात राइटिंग के अंदर पहले बोली थी। अब उससे पूछा जाएगा, बाद में दोबारा से पूछा जाता है कि आप बता कि तूने उस वक्त क्या बोला था। तो इससे क्या होता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चलता है। उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको इम्पीच किया जाता है कि भाई ये देख लीजिए, जो एविडेंस है, ये जो विटनेस कोर्ट के अंदर आया है, ये एक सच्चा विटनेस नहीं है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक अपने आप में ही जब हम सेक्शन 134 पढ़ते हैं तो कोई भी नंबर ऑफ विटनेसेस मैटर नहीं करते किसी चीज को प्रूव करने के लिए। एक विटनेस भी काफी होता है किसी को सजा दिलाने के लिए। तो यहाँ पे हम अगर हम उसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा देते हैं तो फिर कोर्ट उसके ऊपर इतना रिलायबल नहीं रहता, उसको इतना रिलाय नहीं करता कि शायद इसकी बात गलत हो, क्योंकि पहले इसने कुछ और स्टेटमेंट दी, अब कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है, तो फिर उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जाता। तो उसी की क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए सेक्शन के अंदर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में
बताया जा रहा है। लेकिन ये कोई उसका सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं बन जाता कि इसने पहले कुछ और स्टेटमेंट दी थी, अब कुछ और स्टेटमेंट बोल रहे तो उससे वो खत्म ही हो जाएगा। ये सिर्फ उस विटनेस को न्यूट्रलाइज कर देता है कि भाई देखिए इसने पहले कुछ और बात बोली थी, अब कुछ और बोल रहा था, इसकी जो स्टेटमेंट है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। A witness may be cross-examined as to previous statement made by him और reduced into writing कि भाई जो भी उसने पहले स्टेटमेंट दी थी जिसको लिखित में दिया गया था तो उसके रिगार्डिंग उसको उससे क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है एंड द रेलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन विदाउट हिज राइटिंग बीइंग शोन टू हिम, और वो जो चीज उसने लिखी थी वो उसको बिना दिखाए भी उससे वो पूछा जा सकता है कि आपने ये स्टेटमेंट दी थी वहां पे, अब आप बताइए आपने क्या बोला था उस वक्त। बट इफ द इंटेंडेड टू कॉन्टेक्ट हिम बाय द राइटिंग हिज अटेंशन मस्ट बिफोर राइटिंग कैन बी प्रूव्ड be called to those part of it which were used for the purpose of contacting him। लेकिन उसको बताना पड़ेगा जब वो किसी भी चीज के लिए क्रॉस एग्जामिन कर रहा है कि भाई तूने उस स्टेटमेंट के अंदर ये बात बोली थी, अब मैं जैसे उस रिगार्डिंग ये चीज पूछ रहा हूँ। ये नहीं कि अपने आप ही कुछ भी पूछने लग जाए, उसको बताना पड़ेगा कि इस चीज के लिए मैं तेरी क्रेडिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, किस चीज के लिए मैं क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ये जो चीज है इसको हम ओमिशन से मिक्स नहीं कर सकते। मिस स्टेटमेंट को ओमिशन मतलब कि मान लीजिए जैसे आपने कोर्ट में अगर कोर्ट गए होगे तो नोटिस किया होगा कि अगर मान लीजिए जैसे एक ए है उसको विटनेस के तौर पे बुलाया गया, अब ए ने कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दी कि मैंने बी को सी को मारते हुए देखा, बी को सी मतलब बी जो है सी को मारा था मैंने ये देखा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, बी को सी को मारते हुए देखा, इतना मैंने बोला। लेकिन कोर्ट क्या करेगा कि उससे बोलेगा कि सिर्फ बी को देखा आपने, तो यहाँ पे उससे आगे वर्ड ओनली लिखवा लेगा। अगर वो ओनली नहीं लिखवाता और बाद में आके अगर मान लीजिए कि ए स्टेटमेंट देता है कि मैं इस चीज से रह गया था, ऑमिट हो गया था ये बोलना कि मैंने बी और डी दोनों को देखा था, तो यहाँ पे वो ओमिशन यूज कर सकता है। लेकिन अगर उसके साथ सिर्फ अगर जज ये बात लगवा दे या दूसरा वकील ये बात लगवा दे कि सिर्फ आपने बी को देखा था, तो फिर वो बाद में अगर आगे अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है तो फिर वो मिस स्टेटमेंट हो जाएगी। और अगर वो ओनली वर्ड यूज नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से ओमिशन हो जाएगा। तो ओमिशन को हमें इससे मिक्स नहीं करना। जहां पे ओमिशन होता है वहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे उसकी बात कॉन्ट्राडिक्ट होगी वहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और दूसरी बात, ये सिंगल विटनेस के लिए अवेलेबल होगा, मतलब कि जो विटनेस ने खुद बोला था अपनी स्टेटमेंट के अंदर उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ए विटनेस ने अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर ये बोला था और बी से बाद में जाके पूछा जा रहा है कि ए ने क्या बोला था, तो ये सेक्शन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन अपने ही खुद के लिए होगा कि जो बात खुद बोली थी उसी को बाद में जाके उससे पूछा जाएगा। तो ये सेक्शन 144 के अंदर हमें इतना ही दिया गया। उसके बाद 145 के अंदर, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 146 के ऊपर। सेक्शन 146 के अंदर जैसे हमने सेक्शन 138 में देखा था कि एक व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिन करते हुए क्या चीजें उससे पूछी जा सकती हैं, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ बता रहा है कि एडिशन के अंदर से और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस विटनेस की ये चीज चेक करने के लिए जो चीजें सेक्शन के अंदर बताई गई हैं। तो इससे बहुत ज्यादा वाइड स्कोप मिल जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त। क्या चीजें, जैसे कि व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन ही मे इन एडिशन टू द क्वेश्चन हियरइन आफ्टर रेफर्ड टू बी आस्क्ड इन एनी क्वेश्चन विच स्टैंड, कि किस चीज के रिगार्डिंग उस विटनेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसके अंदर उसकी वेरासिटी चेक कर रहे हो, मतलब कि उस विटनेस की एक्यूरेसी चेक कर रहे हो कि क्या वो बात सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, उसकी इंटीग्रिटी चेक कर रहे हो कि क्या ये एकदम सही विटनेस है या नहीं है, हम उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर रहे हैं। एक तरीके से क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करने के लिए होता है ये जो सेक्शन होता है। या फिर हम देख रहे हैं कि उसको कितनी समझ है उस बात की, अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसकी एक्यूरेसी देखने के लिए उस रिगार्डिंग हम उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखने में तो हमें लगेंगे कि ये इररिलेवेंट क्वेश्चंस है, लेकिन वो इस चीज को, ये जो अगर इस चीज को हम प्रूव कर रहे हैं, उसकी वेरिसिटी को हम प्रूव कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस रेलेवेंट बन जाते हैं। ऐसे ही हम उसको टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट हिज पोजीशन इन लाइफ, कि वो कौन है, उसकी क्या पोजीशन है लाइफ के अंदर। जैसे हम पूछेंगे कि आपका इस पार्टी के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि हमें उससे पता चलेगा, मान लीजिए उसके बहुत क्लोज रिलेशंस है, तो फिर वो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है जो उसके फेवर के अंदर हो, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर इतना भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसका स्टेटस कैसा है, उसकी इनकम क्या है, वो क्या जॉब करता है, उसका बिजनेस क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। तीसरी चीज, टू शेक इज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, की उससे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं कि भाई इसका कैरेक्टर को गलत प्रूफ करके हम ये देख सकते हैं कि ये जो विटनेस है ये क्रेडिबल नहीं है। Although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate his or might expose to tend directly or indirectly to expose him the penalty for forfeiture। अब यहाँ पे एक तरीके से हम उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको इम्पीच ही कर रहे हैं। अब जो आगे सेक्शन 147 से 150 आएंगे ये सारे उसको बचाने के लिए, किसको, विटनेस को। जब ये अभी हमने देखा सेक्शन की किस तरीके से हम उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच कर रहे हैं सेक्शन 146 के अंदर, 145 के अंदर, जो अभी सेक्शन 147 से 150 वो एक तरीके से उसकी जो विटनेस है उसको बचाने के लिए यूज होंगे। स्टेट ऑफ हजूरा सिंह
स्टेट वर्सेस हजूरा सिंह का केस है पटियाला का, जिसके अंदर ये बोला गया है कि जब कोई किसी की भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है किसी विटनेस की किसी मजिस्ट्रेट के सामने, और वो इस वजह से डेफर्ड हो गई कि भाई अभी उसका चीफ हो गया, लेकिन अब मान लीजिए कि चीफ जब उसको हो गया उसके बाद अब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नेक्स्ट डेट पे उसको आना था और उससे पहले ही वो मर जाता है, तो यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि उस विटनेस को आपने क्रॉस एग्जामिन करने का मौका छोड़ दिया और इस विटनेस को जो है वो माना नहीं जाएगा, एक तरीके से उसको खत्म कर दिया जाएगा। फिर आते हैं हम सेक्शन 147 के ऊपर। इससे पहले इस सेक्शन 146 के अंदर और इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई थी उसके अंदर क्या बोला गया था सेक्शन 146 के अंदर की, प्रोवाइडेड दैट इन द प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, जो रेप वाले ऑफेंसेस होते हैं उसके अंदर सेक्शन 376 ए बी सी डी जितने जो सेक्शंस हैं 376 वाले और सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड, और फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, या फिर इनको करने का कोई भी अटेम्प्ट होता है जैसे इसके अंदर 511 साथ में लग जाता है, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज इन एन इशू, की जहां पे ये बात इशू के अंदर आती है कि क्या उस लड़की की कंसेंट थी या नहीं थी। मतलब बेसिकली ये सेक्शन 376 रेप के बारे में बात करता है, तो वहां पे ये इशू आता है कि क्या उस लड़की की कंसेंट थी या नहीं थी। इट शेल नॉट बी परमिसिबल टू एड्यूस एविडेंस और टू पुट क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम एज टू द जनरल इमोरल कैरेक्टर, तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे उससे जो कि इमोरल कैरेक्टर के हो क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त, और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस की पहले वो कितने लोगों के साथ ऐसा कुछ कर चुकी है या फिर इस व्यक्ति के साथ आपके कैसे एक्सपीरियंसेस थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन उससे नहीं पूछे जाएंगे। ऑफ सच विक्टिम विद एनी पर्सन फॉर प्रोवाइडिंग सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट, की इससे पता चलेगी कि इस लड़की ने कंसेंट दी नहीं कंसेंट दी, तो इस तरीके के कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि उससे कि आप पहले आपने कितने लोगों के साथ ऐसा कुछ किया या कितने लोगों के साथ आपके रिलेशंस थे, इस तरीके के इमोरल क्वेश्चंस कोई भी उससे नहीं पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद ये सेक्शन 146 के अंदर बताया गया, उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 147 के ऊपर। सेक्शन 147 के अंदर बताता है व्हेन विटनेस में बी कंपेल्ड टू आंसर, कि कब एक विटनेस को कंपेल किया जाएगा कि आप उस बात का जवाब दीजिए। देखिए इफ एनी सच क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ये जो अभी हमने ऊपर देखे सेक्शन 146 के अंदर, इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट टू अ मैटर, कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है किस मैटर से रिलेटेड है, रेलेवेंट टू द सूट, कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो सूट के अंदर रेलेवेंट है, और प्रोसीडिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 132 शैल अप्लाई देयर टू, तो उसके ऊपर क्या होगा सेक्शन 132 के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे सेक्शन 132 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर दे रखे हैं। मतलब ये एक तरीके से जो जज होगा वो उसको कंपेल कर सकता है कि वो उन बातों का जवाब दे। दिस सेक्शन प्रोवाइड पावर टू जज टू कंपेल द विटनेस टू आंसर द क्वेश्चंस नॉटविथस्टैंडिंग द क्वेश्चन विल इंक्रिमिनेट हिम, कि ये नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन जो है उसको इंक्रिमिनेट करेंगे। द बेसिक कंडीशन इज दैट द क्वेश्चन मस्ट बी रेलेवेंट, तो सिर्फ बेसिक कंडीशन ये है कि अगर वो रेलेवेंट होंगे तो फिर कोर्ट उसको एनफोर्स कर सकता है, मैजिस्ट्रेट उसको एनफोर्स कर सकता है। अगर वो क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं है तो फिर वो उसकी मर्जी होती है, वो उनका जवाब देना चाहता है तो वो दे सकता है, अगर उनका जवाब नहीं देना चाहता तो वो नहीं भी दे सकता। फिर आते हैं सेक्शन 148 के ऊपर, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, कि कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कब कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए और कब जो विटनेस है वो उसको जवाब देने के लिए उसको जरूरी हो जाएगा वो जवाब देना। इफ एनी सच क्वेश्चंस रिलेट टू अ मैटर नॉट रेलेवेंट टू द सूट, सेक्शन 147 के अंदर क्या बोला, ये जो क्वेश्चंस 146 के अंदर पूछे गए अगर ये रेलेवेंट होते हैं सूट के रिगार्डिंग, लेकिन सेक्शन 148 क्या बोलता है कि अगर वो इररेलेवेंट होते हैं, मतलब कि वो रेलेवेंट नहीं है सूट से, और प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इनसोफार एज इट इफेक्ट्स द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, कि सिर्फ वो इतने हैं कि वो क्या करेंगे कि जो विटनेस है इसके कैरेक्टर जो है उसको इंजर करेंगे, उसके ऊपर इंजरी देंगे, कि उसकी एक तरीके से उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करेंगे, उसको इम्पीच करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका उस रेलेवेंट जो चीज है उसके अंदर जो इश्यूज है उससे कोई मैटर नहीं करता। द कोर्ट शैल डिसाइड वेदर और नॉट द विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर इट, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या इस विटनेस को इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसलिए हम कोर्ट में कई बार देखते हैं कि क्वेश्चन कई बार जो जज होता है वो कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने से मना करवा देता है कि विटनेस इस बात का जवाब नहीं देगा, और कई बार हमें लग रहा होता है कि कैसे इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका आंसर दिया जाता है क्योंकि कोर्ट को ये ठीक लगता है कि शायद ये क्वेश्चंस पूछे जाने से अगर इनका आंसर दिया जाएगा तो जो विटनेस है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज हो जाए। एंड मे इट इफ थिंक फिट वार्न द विटनेस दैट ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर इट, और उसको अगर ठीक लगता है जज को तो उसको ये भी बता देगा कि आप इन जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपको उनका आंसर देना है, आपकी मर्जी, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप चुप भी रह सकते हैं। इन एक्सरसाइजिंग इट डिस्क्रिशन द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड द फॉलोइंग कंसीडरेशन, तो जब इस चीज को कर रहा होगा कोर्ट तो इन बातों को ध्यान में रखेगा जब भी वो इसके ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन हो रहा होगा तो। Such questions are proper if they are of such nature that the truth in the imputation conveyed by them
would seriously affect the opinion of the court or its credibility of the witness on the matter to which it testified। कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछे जाएं ये कैसे हो, प्रॉपर नेचर के हो। सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर इफ दे आर सच नेचर दैट द ट्रुथ, कि जो जो क्वेश्चंस है वो क्या करेंगे, ट्रुथ ऑफ द इम्प्यूटेशन, वो जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर, विटनेस के ऊपर, बाय देम वुड सीरियसली इफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, उससे जो कोर्ट का ओपिनियन है वो सच में इफेक्ट हो जाएगा। तो फिर उस चीज को ध्यान में रखेंगे कि इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाए। दूसरी बात, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ द इम्प्यूटेशन व्हिच कन्वे रिलेट टू द मैटर सो रिमोट इन टाइम, कि वो ऐसे क्वेश्चंस जो क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर हो जाएंगे, जो बहुत पुराने क्वेश्चंस हो गए, कि किसी से पूछा जा रहा है कि आपने 25 साल पहले किसी को मारा था, तो इससे उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया जा रहा है कि भाई ये व्यक्ति तो सबको मारने वाला है, ये क्या विटनेस देगा। तो ऐसा कोई चीज नहीं होगी, ये तो जेल गया था 25 साल पहले, तो ये तो इतनी पुरानी बात है, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ऑफ सच कैरेक्टर दैट द ट्रुथ ऑफ द इम्प्यूटेशन वुड नॉट अफेक्ट, कि उससे कोई भी जो जो इल्जाम लगा हुआ है उसकी सच्चाई के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर क्वेश्चन वो इम्प्रॉपर क्वेश्चन हो जाएंगे, कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगा। और वुड इफेक्ट इन स्लाइट डिग्री, या फिर बहुत थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा कोर्ट के ओपिनियन के ऊपर, एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाइड। फिर तीसरी वाली वो बात बोलता है, सच क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर इफ दे आर ग्रेट डिसप्रोपोर्शन बिटवीन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्प्यूटेशन मेड अगेंस्ट द विटनेस कैरेक्टर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट विटनेस, की कोई है ही नहीं, कोई उसका वही नहीं है। और चौथी बात बोलता है, कोर्ट में इफ इट सीज फिट ड्रॉ फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूजल टू आंसर द इन्फ्रेंस दैट द आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल, और कोर्ट ये इन्फ्रेंस लगा सकता है कि अगर विटनेस ने इस बात का जवाब नहीं दिया इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो वो अनफेवरेबल होगा, मतलब कि अगर वो बात का जवाब दे देता तो वो अनफेवरेबल हो जाता है, इसलिए उसने उसका जवाब नहीं दिया, तो कोर्ट ऐसा मान सकता है। लेकिन ये केस था क्वीन वर्सेस हॉलमेस, इसके अंदर क्या बोला गया था, जस्टिस कैली सीबी ऑब्जर्व ऑन एन इंडीसमेंट फॉर रेप, की जहां पे रेप वाली बात आती है, और अटेम्प्ट टू रेप और फॉर इंडीसमेंट असॉल्ट, द प्रोसिक्यूटर्स कैन नॉट बी आस्क्ड, प्रोसिक्यूटरिक्स से ये नहीं पूछा जा सकता क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, whether she had connection with another person not the accused, and if she denies it evidence cannot be called contradict her, कि उससे ये नहीं पूछा जा सकता कि क्या आपके जो एक्यूज है इसके अलावा किसी और के साथ भी संबंध थे, और अगर वो मना कर देती है तो, या फिर हाँ कर देती है तो उसके ऊपर उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। फिर आते हैं हम सेक्शन 149 के ऊपर। सेक्शन 149 बोलता है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, की कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रीजनेबल ग्राउंड के बिना नहीं पूछे जाएंगे। जैसे इसके अंदर बहुत कॉमन एग्जांपल आता है कि डकैत का, कि बोला जाता है कि जैसे एक कोर्ट के अंदर विटनेस आया, वैसे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन पूछे जाने का, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप डकैत हैं, सब जगह से उसको सुनने को मिल रहा था, बहुत सारी बातें आ रही थी कि यहाँ डकैत है, तो फिर ये एक तरीके से उसके पास एक ग्राउंड मिला, लेकिन कोई बात ही नहीं थी, आपने एकदम अननोन व्यक्ति को बुलाया जिसको किसी ने नहीं सुना था, किसी ने कुछ नहीं बोला उसके बारे में, आप उससे आगे पूछ रहे कि आप डकैत है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि ग्राउंड होना चाहिए उसको पूछने के लिए। नो सच क्वेश्चन एज रेफर्ड इन सेक्शन 148 ought to be asked unless the person asking it has reasonable ground, कि भाई जो व्यक्ति पूछ रहा है उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड तो हो ये क्वेश्चंस पूछने के, फॉर थिंकिंग दैट द इम्प्यूटेशन व्हिच इज कन्वेड इन वेल फाउंड। फिर सेक्शन 150 के अंदर बोलता है कि प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, की कोर्ट क्या करेगा कि अगर वो क्वेश्चंस रीजनेबल ग्राउंड्स के बिना उसके द्वारा पूछे ही जा रहे हैं, बार बार वो पूछे ही जा रहा है उसको, और वो भी बिना रीजनेबल ग्राउंड के, कोई भी वकील, कोई भी बैरिस्टर, कोई भी ऐसा व्यक्ति, तो फिर उसको जो भी उसकी अथॉरिटी है, जैसे बार काउंसिल है या फिर जो हाई कोर्ट है, वहां पे उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 150 एक तरीके से पीनल ऑफेंस बता देता है। तो हमें सेक्शन 144 से लेकर सेक्शन 150 इसके अंदर समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के सेक्शन समझेंगे एविडेंस एक्ट के।